Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all to my new channel Lawlessness. है ना, हमने नाम बदल दिया चैनल का, भूलना मत, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हाँ, तो हमने सेक्शन 22 तक ऑलरेडी कर दिया था। सेक्शन 23 बात कर रहा है लॉफुल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। हम कब मानेंगे कि कोई भी कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब लॉफुल है और कब अनलॉफुल है, ये 23 हमें बता रहा है। बट पहले हम एक बार एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। मेरे को मैं पहले भी मैं 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी को भी ना समझ आया हो ना तो मुझे उसे समझाना चाहिए, क्योंकि सबको तो नहीं समझ आता ना जल्दी जल्दी। ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये मान लो इसको कुछ सामान चाहिए, ये बोल रहा है मैं तुम्हें मनी दूंगा, ये इसकी तरफ से ऑफर आ रहा है, ठीक है, ये ऑफरी है और ये एक्सेप्टर कर रहा है। ये प्रॉमिसर है, प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है, ठीक है। ये ऑफर दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसी है। अच्छे से बता दिया है, अब ध्यान से सुनना। ए जो बंदा है ना, वो बोल रहा है मैं तुम्हें पैसे दूंगा और इसके बदले तुम मुझे शुगर दो, चीनी, ठीक है। 1 किलो चीनी दे दो और उसके बदले मैं तुम्हें मनी दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या मनी कंसिडरेशन होगा? बिल्कुल भी नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि मनी कंसिडरेशन होगा। कंसिडरेशन क्या होगा? जो प्रॉमिसी की तरफ से फ्लो कर रहा है प्रॉमिसर को। तो ये कहाँ क्या चीज फ्लो कर रही है? शुगर फ्लो कर रही है। तो इसका मतलब कंसिडरेशन क्या हुआ? शुगर। किसके बदले में? मनी के बदले में, कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, इसके बदले तुम मुझे चीनी दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये इसका कंसिडरेशन हुआ शुगर और ऑब्जेक्ट हुआ मनी। समझ आया? अब यही चीज हम इसे घुमा देते हैं। ये बोल रहा है कि मेरे पास ना 10 किलो शुगर पड़ी है, मेरे पास 10 किलो शुगर पड़ी है, इसके बदले मेरे को मनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार क्या फ्लो कर रहा है प्रॉमिसी की तरफ से? इस बार प्रॉमिसी की तरफ से मनी फ्लो कर रहा है। तो फिर कंसिडरेशन क्या हुआ? मनी हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? शुगर हुआ। समझ आया? ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा बेसिक नहीं होता। ऑब्जेक्ट का मतलब अगर मैं ड्रग्स में रिलेटेड कुछ काम कर रही हूँ तो वो ड्रग्स हो सकता है, मेरा ऑब्जेक्ट हो तो वो अनलॉफुल होगा, है ना। बट ये समझ आया ना, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है और ये नहीं समझ आता। लोगों को लगता है कि मनी मनी कभी भी कंसिडरेशन नहीं होगा। कंसिडरेशन का फ्लो हमेशा डाउनवर्ड समझ लो, कि यहाँ पे तो अपना प्रॉमिसर खड़ा है, यानी कि जिसने ऑफर दिया है वो, और यहाँ पे अपना प्रॉमिसी खड़ा है जिसने एक्सेप्ट किया है वो। तो ये चाहे दे चाहे ले कुछ भी करे, ठीक है, हमेशा ये ऐसे ही फ्लो करेगा। नदी तुमने वैसे ऊपर बहती देखी, हिमालय से ऊपर बहती देखी? नहीं ना। तो फिर हमेशा प्रॉमिसर की तरफ, प्रॉमिसी की तरफ से ही आएगा प्रॉमिसर को। अब ये क्लियर हो गया ना? ये बहुत जरूरी है क्लियर करना। मेरे को पता है ये यहाँ से कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रिलेट हो रहा है या डेफिनेशन आ रही है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पर मेरे को लगा वो इनफ नहीं थी, शायद वो समझ नहीं आई हो, इसलिए मैंने दोबारा समझाया। हाँ, अब लॉफुल एंड अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कब माना जाएगा? हर चीज लॉफुल है, हर कंसिडरेशन लॉफुल है, हर ऑब्जेक्ट लॉफुल है अनटिल एंड अनलेस वो इन 4-5 चीजों में हिट कर रहे हैं। नंबर 1 है फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ कोई भी चीज जो किसी भी लॉ में, चाहे वो स्पेशल लॉ है, चाहे वो लोकल लॉ हो, चाहे वो जर्नल लॉ हो, जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएनएसएस में तो नहीं बना, बट फिर भी किसी भी लॉ के अंदर फॉरबिडन है। अगर उसके अंदर कोई चीज हिट कर रही है, फिर चाहे वो उसका ऑब्जेक्ट हो चाहे कंसिडरेशन हो, तो वो अनलॉफुल होगा। मैं किसी को बोल रही हूँ मर्डर करने के लिए, मैं उसे पैसे दे रही हूँ, पैसे देना इज लीगल, तुम पैसे दे सकते हो क्योंकि वो व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं दे रही हूँ, व्हाइट मनी दे रही हूँ, पर मेरे को उसके बदले किसी का मर्डर करवाना है। क्या मर्डर करवाना लीगल है? नहीं। क्या वो फॉरबिडन है? हाँ, वो फॉरबिडन है, तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा। सेकंड, इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज है जो डायरेक्टली इलीगल बन नहीं है, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट प्रिडिक्ट ही नहीं करती है। क्या कहीं पे कि आज गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अंदर मैं बोलूँ कि मुझे आज गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो मैं किसी को जाके पैसे दे रही हूँ, है ना, और मैंने उसको पैसे दिए, उसके बदले में उससे जॉब मांग रही हूँ, तो अगर वो परमिट हुआ तो डिफीट कर देगा ना, लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। उसके अलावा भी मैंने उसका एक एग्जाम्पल लिखा है,
मैं क्यों नोट्स रेफर कर रही हूँ, क्योंकि नोट्स मैं अच्छे बनाती हूँ। बेनामी ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये सब चीज़ें ना इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ में आएगी, तो उसके बाद में वो अनलॉफुल हो जाएगी। फ्रॉडुलेंट, कोई भी चीज़ फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स बनाना, पेपर्स बनाना, पासपोर्ट्स बनाना, कुछ भी बनाना या किसी के साथ फ्रॉड करना, ये भी अनलॉफुल होगा। कंसिडरेशन देके मैं किसी को बोल रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट है किसी को फ्रॉड करना, कि हाँ ठीक है मैं उससे ना पैसे ले लूंगी और मैं उसको झूठ झूठ बोल दूंगी, मैं बोलूंगी मेरे को पेन बेचना है पर मैं उसको बेचूंगी नहीं, मैं लेके भाग जाऊंगी। फ्रॉडुलेंट हुआ ना, मतलब मेरी थिंकिंग भी फ्रॉडुलेंट है, तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। इन्वॉल्व इंजरी टू है पर्सन और प्रॉपर्टी, मैं किसी को, मैंने ना 3-4 गुंडे हायर कर लिए और मैंने बोला यार वो प्रॉपर्टी, हाईवे वाली प्रॉपर्टी बहुत मस्त है, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, एक काम करो 10 लाख तुम पकड़ो और वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी करवा दो। पर्सन से हम जबरदस्ती छीनूंगी ना उसकी प्रॉपर्टी, या फिर मैं उसको बोल दूँ कि उसको मार कुटाई करके ले लो, उसमें उसके पर्सन को भी इंजरी हो रही है, प्रॉपर्टी को भी इंजरी हो रही है, तो इन्वॉल्व इंजरी हुई, तो फिर वो अनलॉफुल है। इमोरल और अपोज द पब्लिक पॉलिसी, कोई भी चीज़, मैरिज ब्रोकेज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि हम शादी तोड़वा देंगे, ये सब इमोरल है, अपोज कर रहा है पब्लिक पॉलिसीज को। ड्रग्स बेचना, ये सब इमोरल है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इनमें जो चीज़ें हिट नहीं करती है फिर वो लॉफुल है, सिंपल। मैं इतना ब्रेक करके क्यों समझाती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, मेरे को लगता है बाकी लोगों को भी नहीं आएगी। और हाँ, मैं ना वीडियो काफ़ी पॉज ले लेके बना रही हूँ, पॉज करूँगी, मैं इसे मिटाऊंगी, फिर वापस लिखूंगी, फिर वीडियो चालू करूँगी, क्योंकि मैं अगर 1 को मैं बनाऊंगी ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखते भी नहीं हो, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। मैं बीमार हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ फिर भी कुछ नहीं करते हो। 24 कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे पार्ट्स में होते हैं कि मैं, या तो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ इज अ ऑब्जेक्ट, इसके बदले मुझे तुम पहले ये काम करके दो, फिर ये काम करके दो, फिर ये काम करके दो, ये काम करके दो, पहले गाड़ी लेके आओ, ठीक है, फिर उस गाड़ी में सब लोग बैठो, उसमें सामान रखो, फिर किसी के घर जाओ, वहां जाके चोरी करो, ठीक है, और वो सामान लेके मेरे पास आओ। पार्ट्स है ना, पहले गाड़ी लाओ, किसी और की गाड़ी लेके आओ, उसका रेंट हुआ तो उसके लिए भी पैसे दिए, फिर बाद में वो सामान लेके आओ, उसका रेंट हुआ, उसके लिए भी पैसे दिए, वहां गए पेट्रोल का खर्चा लगा, उसके भी पैसे दिए, एंड बाद में फिर बोला उसमें से चोरी करके लेके आओ। अलग अलग पार्ट्स में है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी पार्ट अगर उसका अनलॉफुल है, फिर चाहे वो कंसिडरेशन का हो या ऑब्जेक्ट का हो, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक काम करो गाड़ी से लेकर के पेट्रोल तक का तो ठीक है अपना हो गया, जो चोरी करने वाला सिस्टम है ना उसको निकाल देते हैं, अभी से वैलिड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये तो मैंने ऐसी चीज बताई जहाँ पे ये सेपरेट नहीं हो सकती है, बट हो सकता है कहीं पे सेपरेट भी हो रहा है, पर वो अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो और बाद में वो अनलॉफुल है ना, फिर चाहे वो कंसिडरेशन हो या ऑब्जेक्ट हो, क्या होगा, वो वॉइड होगा। इन पार्ट कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन पार्ट इज वॉइड इन होल, ठीक है। अब है सेक्शन 25, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ऐसा होता है कि बिना कंसिडरेशन के हमारा एग्रीमेंट वॉइड ही होने वाला है, क्यों, क्योंकि जब तक कंसिडरेशन नहीं आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो लेकिन एक्सेप्ट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। नंबर 1, सब सेक्शन 1, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, फादर डॉटर, फादर सन, मदर और ब्रदर, मदर और उनके ब्रदर, है ना। तो अगर वो सब है तो फिर नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ सकता है, बट कुछ क्राइटेरिया है, मैंने क्राइटेरिया पहले बता दिया, सेक्शन बाद में समझा रहा हूँ, देखो। बिटवीन नियर रिलेटिव्स इन राइटिंग, रजिस्टर्ड एंड आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड अफेक्शन। जब नेचुरल लव आएगा ना नियर रिलेटिव्स के बीच में, अभी मैंने कुछ रिलेटिव्स गिनवाए, ठीक है, उनके बीच में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रंस, है ना, उस टाइप से कोई नियर रिलेटिव्स होना है, बुआ के, फूफा के लड़के के बेटे की बहन, नहीं, ऐसे नहीं। नियर रिलेटिव्स होने चाहिए इन राइटिंग, वो राइटिंग में होना चाहिए, एग्रीमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड अफेक्शन से बना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने नियर रिलेटिव्स को धमकी दे दी कि अगर ये जमीन मेरे नाम नहीं की तो मैं अपने आप की जान ले लूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। लव एंड अफेक्शन के साथ होनी चाहिए, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड होती है, हाँ बिल्कुल होती है, अगर आप कभी जाओगे ना कोर्ट में, वैसे सबको पता होता है, बट बिना कंसिडरेशन के भी रजिस्टर होता है, वो ऐसा गिफ्ट डीड जिसे हम बोलते हैं वो बनती है। प्रॉपर्टी पेरेंट्स बच्चों के नाम कर देते हैं, कभी बच्चे किसी और के नाम कर देते हैं, रिलेटिव भाई बहन आपस में एक दूसरे के नाम कर देते हैं। तो ये चीज याद रखना, जब नेचुरल एंड, हाँ ये मैंने क्या लिखा है, एंड आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड अफेक्शन। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा नहीं है
कि इनमें से कोई एक मान ली या कोई 3 मान ली और एक रह गई तो फिर ये चलेगा नहीं। चारों इसेंशियल है, चारों कंडीशन बिटवीन नियर रिलेटिव्स, ये है कंडीशन नंबर 1। इन राइटिंग, ये है कंडीशन नंबर 2। रजिस्टर्ड, कंडीशन नंबर 3। एंड आउट ऑफ जेन्युइन लव एंड अफेक्शन, कंडीशन नंबर 4। तो ये चारों की चारों फुलफिल होनी चाहिए, नहीं तो वो एग्रीमेंट वॉइड ही होगा बिना कंसिडरेशन के। 2, पास वॉलेंट्री सर्विस, कोई पास में वॉलेंट्री सर्विस की गई हो। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है, उसने ऑलरेडी कुछ कर दिया, कुछ काम कर दिया, एक घर बना दिया या किसी के बच्चे की जान बचा ली या कुछ भी कर दिया है, ऑलरेडी कर चुका है वो। और उसके बाद में जब उसको पता चला सामने वाले को, अगेन ए और बी से समझते हैं क्योंकि मैं बोलूँगी समझ आएगा नहीं, मैं बोलती कुछ हूँ, मेरे को खुद को समझ नहीं आता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। इसने ना ऑलरेडी एक काम कर दिया, ये इसके ना नन्नू से बालक को बचाया इसने। ये गिर रहा था, पानी में गिर रहा था, इसने बचाया और इसको दे दिया कि ले भाई तेरा बच्चा पकड़। इसने बाद में बोला कि तूने मेरे बच्चे की जान बचाई ना, मैं तेरे लिए कुछ, मैं तेरे को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरी तरफ से ये पकड़ 50,000। ठीक है। कंसिडरेशन इसने प्रॉमिस किया बाद में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इनके बीच में कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई ऑफर नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। इसने बाद में प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 50,000 दूंगा। ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, याद रखना ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि इसने ऑफर दिया है और इसने एक्सेप्ट किया है। कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी तरफ से कंसिडरेशन आएगा। क्या ये इस ऑब्जेक्ट के बदले इसे कुछ करके दे रहा है? नहीं करके दे रहा है। क्या इसने करके दिया है? हाँ करके दिया है, पर क्या दे रहा है? नहीं दे रहा है। ये बात ध्यान से सुनो बच्चों, ये मेरे को पता है बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, नहीं समझ में आती है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं समझ आई थी, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मान सकती हो तुम्हें समझ आ जाए। बट क्या हुआ, लीगली देखा जाए ना तो कंसिडरेशन कैसे आएगा, पहले ऑफर होगा, फिर एक्सेप्टेंस होगा, उसके बाद में प्रॉमिस क्रिएट होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, कंसिडरेशन आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा तो मान ही नहीं सकते ना कि कंसिडरेशन पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट तो ऑफर के बाद ही आएगा, ऑफर ही इसने अभी दिया है, तो कंसिडरेशन पहले कैसे आ गया? तो ये बोल रहे हैं पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, इसीलिए इसको विदाउट कंसिडरेशन बोला है। किया तो है इसने कुछ काम, ऐसा फ्री में मुंह उठा के नहीं दे दिया इसको, बट अगर हम लॉ की लैंग्वेज से देखें ना तो ये इसको कंसिडरेशन नहीं मानता है। ये बोलता है ये तो पहले कर चुका है, हम तो इसको मानते ही नहीं, हमारा ऑफर बाद में आ रहा है और तुम कंसिडरेशन पहले दे चुके हो, ऐसा कैसे, है ना? तो फिर ये ऑफर दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको मान लो 5, हाँ ठीक है, 50,000 बच्चे की जान बचाइए, 50,000, और ये इसने बच्चे की जान बचा ली, तो उसके बदले दिए हैं। पर बच्चे की जान बचाने को क्या ये लोग कंसिडरेशन कंसीडर कर रहे हैं? मैं कंसिडरेशन की स्पेलिंग भूल गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको विदाउट कंसिडरेशन बोलेंगे। और विदाउट कंसिडरेशन फॉर व्हाट? पास्ट वॉलेंट्री सर्विस के बदले। फिर है टाइम बार डेट, डेट है ना। थर्ड, टाइम बार डेट क्या होता है? 3 साल के, मान लो किसी ने कोई डेट लिया, उसकी लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया, उस पर केस भी नहीं हुआ, टाइम बार्ड हो गया, 3 साल का होता है लिमिटेशन पीरियड, कुछ केस वेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो टाइम बार्ड हो गया। उसके बाद में उस इंसान के अंदर ऐसे अच्छाई आई कि नहीं यार, मैंने उसका पैसा लिया था, मुझे उसे पैसा वापस करना है। वो वापस उस आदमी के पास जाएगा और उसको बोलेगा मेरे को तेरे को पैसा देना है, तू ये पैसा ले। अब अगेन वही बच्चे वाली बात है कि पुराना जो हुआ वो तो हम भूल गए, वो तो हमें याद नहीं रहता है ना। लॉ को तो ये सब पता नहीं है, लॉ बोले आज से स्टार्ट हुआ है, तो वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है, ये इसने इसको डेट, इन दोनों को मत देखो, इन दोनों को बिल्कुल मत देखो, मैं यहाँ बताऊंगी। हाँ, ये है ए और बी। इस बी ने लोन दिया था, ठीक है, लोन दिया था, मैं कितनी स्पेलिंग देती हूँ, और लोन इसने कभी रिटर्न ही नहीं किया। बाद में इसकी अंतरात्मा की आवाज आई कि नहीं मेरे को पैसे देने चाहिए। ये इसको 20 साल बाद जाके बोलता है कि भाई तू ये लोन के पैसे ले ले मुझसे, ये लोन रिटर्न ले ले मुझसे। लेकिन अब तक तो वो टाइम बार्ड हो चुका है, अब तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये इसको लॉ इसे कंसिडर ही नहीं करता है। वो बोलता है कि टाइम बार्ड हो चुका है, पीछे वाली चीजें नहीं देखते, नया प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू ले, और वो ले लेगा। हो गया। यहाँ पे भी सेम वही चीज, ये बच्चे वाली बात वहां पे हुई। टाइम बार्ड डेट फ्री में नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल फ्री में नहीं दे रहा है, ऐसा मुंह उठा के नहीं दे रहा है, कोई रीजन था,
इसमें रीजन क्या था, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, के पास्ट में तुमने कुछ किया था, उसके बदले पैसे मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, या मैं तुम्हारे लिए कुछ करके दे रहा हूँ, कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो वॉइड नहीं होगा। टाइम बाद डेट, या कि अभी टाइम बाद डेट है, पहले इसकी डेट निकल चुकी है, मेरे को तेरे को देना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं तेरे को दूंगा और तेरे को क्या बोलते हैं, रखना पड़ेगा ये पैसा। तो फिर वो लोन रिटर्न कर रहा है, उसे भी विदाउट कंसिडरेशन मान के ये लोग लीगल कर रहे हैं। समझ आ गया? होप सो समझ आना चाहिए, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, मतलब भाई मैं बोली हूँ। एक्सप्लेनेशन 1, प्रॉमिस टू गिफ्ट। आई एम सो सॉरी। प्रॉमिस टू गिफ्ट, पहली बात तो गिफ्ट वैलिड होता है, प्रॉमिस टू गिफ्ट नहीं। मेरे पास ये पेन है और मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें 10 दिन बाद ये पेन देने वाली हूँ, क्या विदाउट कंसिडरेशन दूंगी तुम्हें, मेरे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये पेन लो तुम्हारा हुआ आज से, ये मैंने प्रॉमिस कर दिया कि ये वैलिड है, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉमिस टू गिफ्ट वैलिड नहीं है, वो वॉइड ही है, बस गिफ्ट ही वैलिड है। एक्सप्लेनेशन 2, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की तो कोई बात ही नहीं आती, कोई भी कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कभी हो ही नहीं सकता। क्या मैं अपने बच्चे की जान बचाने के बदले तुझे 5 करोड़ दे सकती हूँ? हाँ दे सकती हूँ। क्या मैं 5 रुपए दे सकती हूँ? हाँ मैं दे सकती हूँ। क्या वो इनएडिक्वेट होगा? नहीं, वो बिल्कुल इनएडिक्वेट नहीं होगा। लेकिन ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कब काम आएगा? जब मैं कोर्ट में केस लेके जाऊंगी, मैं ये पेन के बदले तुमसे 1 करोड़ रुपए ले लूँ और बाद में मैं बोलूँ कि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है, मैंने तो ले लिए, उसकी मर्जी, उसका पैसा उसको देना था, उसने दे दिया, और कंसिडरेशन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन तुम जाके ये साबित कर सकते हो कि भाई मैं कितना भोंदू थोड़ी हूँ कि मैं इस पेन के बदले किसी को 1 करोड़ दे दूंगा, इसने मेरे से जबरदस्ती की थी, गन पॉइंट पे लिया था, इसलिए लिया था मैंने। ठीक है, समझ आया? बहुत हौच पौच दिख रहा है ना? हम फिर से समझा देते हैं। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के साथ हो रहा है। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होते हैं एक्सेप्ट किन 3 सिचुएशन के अंदर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन जहाँ पे नियर रिलेटिव्स के बीच में इन राइटिंग रजिस्टर्ड हुए हुए डॉक्यूमेंट पर हो, जो कि जेन्युइन लव और अफेक्शन के साथ बना हो। 2, पास्ट वॉलंटरी सर्विस, कोई चीज़ तुम पास्ट में कर चुके हो, उसके बदले मैंने तुम्हें आज प्रॉमिस किया है, तो तुम्हें अब मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो फिर विदाउट कंसिडरेशन भी वो मान्य होगा, और टाइम बाद डेट के निकल चुका है, मेरे को तुमको पैसे देने की बिल्कुल ज़रूर नहीं है, उसके बाद भी मैं तुम्हें दे रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी इंसान हूँ। ठीक है, तो वो भी विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे लोन दे चुके हो, मैं तुमसे क्या ही मांगू। एक्सप्लेनेशन, प्रॉमिस टू गिफ्ट इज वॉइड बट गिफ्ट इज वैलिड। एक्सप्लेनेशन 2, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती जब तक कि वो केस कोर्ट में ना चला जाए। समझ आ गया? सेक्शन 26, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड। जब भी कोई एग्रीमेंट बनता है कि रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, वो हमेशा वॉइड होता है, कि कोई भी इंसान ए बी सी, ये इससे शादी नहीं करेगा, ये उससे शादी नहीं करेगा, किसी की भी मैरिज को रोकना वॉइड होता है वहाँ पे, एक्सेप्ट माइनर। अगर कोई माइनर की बोलता है कि नहीं, एक माइनर की शादी नहीं होगी, इसका कोई एग्रीमेंट बना के जाता है, तो वो वॉइड नहीं होगा। उसको छोड़ के सारे एग्रीमेंट जो भी मैरिज को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं, वो सब वॉइड होंगे। सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड। जब भी किसी का ट्रेड को लेके कोई बात होती है कि कोई भी इंसान की स्पेसिफिक एरिया में ये आदमी ट्रेड नहीं कर सकता, या ये कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती, तो वो हमेशा वॉइड होगा, क्योंकि आप किसी का भी, सबका लीगल राइट होता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो बिजनेस करने से। फंडामेंटल राइट, रिमेंबर, सेक्शन 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 बोल रही हूँ मैं, आर्टिकल 19। मेरे को क्लॉज बताओ कमेंट सेक्शन में, हाँ, विदाउट फेल। एक्सेप्शन भी है, सेल ऑफ गुडविल। आज है, हम समझते हैं हल्दीराम्स, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हल्दीराम्स, हल्दीराम्स ने अपनी गुडविल बेची। ठीक है, मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना, यहाँ पे उन्होंने मान लो गुडविल बेच दी अपनी। अब ये लोग, इनको तो गुडविल से बहुत पैसे आ सकते हैं। मान लो एक और, ये इन्होंने गुडविल बेची इसको, ठीक है, ए को, और ये ना हमारा बी, हमेशा गंदा वाला, ये बी है, ये बी है, अब इसको भी गुडविल चाहिए। तो क्या ये जाके हल्दीराम से गुडविल ले सकता है? और क्या ये सेम एरिया के अंदर दोनों हल्दीराम्स की जो शॉप है वो खोल सकते हैं? जो भी होता है वो रेस्टोरेंट वगैरह, वो क्या खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते। ये इन्होंने अपनी ना सेल गुडविल बेची है इसको ए को, तो अब बी उससे नहीं ले सकता है, क्योंकि वो सेम एरिया में ले सकता है, बट इस एरिया के लिए कि आप जाके अब इस एरिया के अंदर अपना बिजनेस खोलो, यहाँ पर नहीं।
तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा आप किसी को भी ट्रेड करने से नहीं रोक सकते हो। या फिर कभी ना, इसमें दे के नहीं रखा है इस सेक्शन के अंदर, बट अगर आप पार्टनरशिप पढ़ोगे ना उसके अंदर है, जब दो पार्टनर होते हैं ना और वो एक ही जगह बिजनेस कर रहे हैं, तो वो सेम बिजनेस को किसी और के साथ या इंडिविजुअली उस सेम एरिया के, उस सेम बिजनेस के 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी एक्सेप्शन हो सकता है, बट यहाँ पे नहीं दिया है तो हम नहीं लगेंगे, हम ज़्यादा चतुर नहीं बनेंगे। जो यहाँ पे दिया है सेल ऑफ गुडविल, वही याद रखना कि अगर गुडविल वाली बात हो तो आप किसी को रिस्ट्रेन कर सकते हो, बट एक एरिया के अंदर कि मैंने यहाँ पे ये गुडविल ऑलरेडी आपने मुझे बेच दी है, अब आप ये सेम गुडविल किसी और को बेच के या खुद ही ये बिजनेस यहाँ स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन 28, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड। जब भी कोई एग्रीमेंट है ना, अगर लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेन कर रहा है तो वो हमेशा वॉइड होगा। लीगल प्रोसीडिंग को वॉइड करने का मतलब क्या है, वो मेरा एक्सेस मुझसे छीन ले रहा है। उसने मेरे साथ मारपीट की और बाद में उसने मुझे कोर्ट भी नहीं जाने दिया, उसने मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मेरा कोई सामान ले लिया, मुझे पैसे नहीं दिए और बाद में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लाइन और चेप दी कि नहीं नहीं तुम तो है ना कोर्ट नहीं जा सकते, मैं चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। तो क्या ये बाद में मैंने साइन कर दिया, मानो मैंने पढ़ के भी वो चीज़ साइन कर दी, मेरे को ऐसा विश्वास था कि नहीं ये आदमी तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, तो बहुत अच्छा आदमी है, मैं तो इसको बचपन से जानती हूँ, ये तो धोखा देगा ही नहीं। तो फिर मैंने उसका साइन कर दिया और बाद में ना वो बंदे ने धोखा दे दिया। अब क्या मैं कोर्ट नहीं जा सकती क्योंकि मैंने खुद ने साइन किया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो मुझसे मेरी पावर ले कोर्ट जाने की, वो सब क्या है, वॉइड है। अब वॉइड भी है ना, इसमें दो है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, ए क्लॉज ए है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गोइंग टू कोर्ट और लिमिटिंग द टाइम टू फाइल अ केस। क्या मेरे को कोई एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं मैं कोर्ट में जा ही नहीं सकती हूँ चाहे कुछ हो जाए, या फिर ऐसा कोई क्लोज हो कि अगर 6 महीने के अंदर गई तो गई, नहीं तो फिर ठीक है नहीं जा सकती, या फिर लिमिटेशन, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो ऑलरेडी लिमिटेशन एक्ट में मुझे दे रखा है। तो कोई इंसान की इतनी मजाल जो मेरे को लिमिट कर दे, जबकि भारत द देश ऑफ इंडिया, भारत द देश ऑफ इंडिया, सॉरी, भारत देश ने मुझे ऑलरेडी लिमिटेशन लॉ दे रखा है, मुझे गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो भी आप बोलो, उन्होंने मुझे लिमिटेशन एक्ट दे रखा है, उसके अंदर मेरे ऑलरेडी मेरी पावर लिमिटेड है कि मैं 3 साल तक फाइल कर सकती हूँ, 5 साल, 6 साल। तो फिर कोई और इंसान किसी भी एक कागज के टुकड़े पे लिख के क्या मेरे से मेरी पावर छीन सकता है? नहीं छीन सकता। टू, टू नहीं बी, एक्सटिंग्यूशिंग, एक्सटिंग्यूशिंग राइट्स आफ्टर सर्टेन टाइम। अगर 6 महीने के अंदर फाइल किया तुमने केस तो किया, नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा राइट चला जाएगा। क्या ये करेक्ट है? सॉरी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी मुझसे मेरी पावर नहीं छीन सकता है, वो एब्सोल्यूट हो, लिमिटेड हो, या कुछ टाइम के लिए तो है मेरे पास पावर कि हाँ मैं कुछ टाइम तक तो जा सकती हूँ, उसके बाद चल जाएंगी, 6 महीने में फाइल कर सकते हो तो कर दो। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, पूरी तरीके से क्लॉज ए एंड क्लॉज बी पूरी तरह से क्या है, वॉइड है, इनके अंदर अगर कुछ भी फॉर्म हो रहा है। बट एज यूजल हम हमेशा एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार होने के बाद मेरी इंग्लिश और बुरी हो गई है। एक्सेप्शन नंबर 1, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिफोर डिस्प्यूट। अगर मैंने कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिस्प्यूट के पहले बना के रखा है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, पहले हम आर्बिट्रेटर के पास चलेंगे। पहली बात तो आर्बिट्रेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी, उसका मतलब ये होता है कि पहले ये करेंगे उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कि हाँ ठीक है अभी घर में मार पिटाई हो गई, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए, डिवोर्स तक की बात आ गई, कोर्ट में बाद में जाएंगे, पहले घर की पंचायत बैठेगी, घर से बड़े बड़ों से बात करेंगे सब लोग, फिर वो डिसाइड करेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा सॉर्ट आउट करवा देंगे, सॉर्ट आउट नहीं हुआ तब जाके वो कोर्ट में जाते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि आर्बिट्रेशन में पहले आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हो, पहले आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ये अगर लॉजिकली देखें ना तो ये हमें कोर्ट जाने से रोक नहीं रहा है, ये बस एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है कोर्ट के और हमारे बीच में एक बैरियर का काम कर रहा है कि पहले इस रास्ते से होके गुजरो उसके बाद तुम कोर्ट जाना। तो बिफोर डिस्प्यूट भी बना सकती हूँ, और एक्सेप्शन 2, आफ्टर डिस्प्यूट भी, डिस्प्यूट हो गया पहले से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है पर डिस्प्यूट हो गया, उसके बाद में हम दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड करें कि नहीं यार कोर्ट के झंझट, वकीलों के झंझट है ना, वकील बहुत पैसे ले लेते हैं, छोड़ना ही क्या करना है, अपन आर्बिट्रेशन में चलता है। तो आफ्टर डिस्प्यूट भी हो सकता है। एक्सेप्शन 3, क्लॉज इन इंश्योरेंस, बैंक गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बाउंड क्लेम्स। आजकल ऐसा होने लग गया है ना कि जब इंश्योरेंस या बैंक गारंटी के जो क्लेम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनके अंदर स्पेसिफिकली दिया होता है कि आप इतने टाइम तक कर सकते हो तो कर दो, उसके बाद हम मानेंगे नहीं।
ठीक है, अगर आपका मान लो आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, इंश्योरेंस लिया है आपने, तो आप उसके 1 साल के अंदर अंदर करो। अगर आपने तब तक नहीं किया ना तो हम मानेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाद में बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपने इंश्योरेंस लिया है या बैंक गारंटी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा, सिर्फ वो एक्सेप्शन के अंडर आते हैं, फिर वो लिमिट कर सकते हैं आपके टाइम को कि इतने टाइम तक तो ये है, उसके बाद आप नहीं जा सकते। और सिर्फ ये टाइम ही लिमिट नहीं करते हैं, तुम्हें पता है ये क्या बोलते हैं, बैंक वगैरह जो होते हैं ना, इनके पास एडिशनल पावर होती है, प्लेस भी कर देते हैं, मतलब लिमिटेड कर देते हैं। अभी जो केस आया था, अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वो केस दीपक मिश्रा वर्सेस एचडीएफसी था या आईसीआईसीआई था। तो मेरे को ना सर्च करके कमेंट में बताना। 2025 का केस है, मई का। उसके अंदर सीन ये हुआ था कि दीपक मिश्रा जो है ना, वो है पटना के, और उनके साथ साथ एक लेडी थी, वो थी दिल्ली की, और वो दोनों सेम आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक के अंदर काम कर रहे थे। और उनको ना कुछ जॉब से निकाल दिया गया था, उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, तो उनको ना केस करना था। अब एज यूजल वो लोग जहाँ रह रहे वहीं पे जाके उन्होंने कोर्ट में किया। तो फिर इन्होंने, बैंक वालों ने बोला कि नहीं आप वहां नहीं कर सकते हो, इसमें हमने क्लॉज ऐड किया था कि आपको मुंबई में आके करना पड़ेगा। तो फिर इनका कोर्ट, इनका केस दोनों का मर्ज होके केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, बैंक के पास पावर है, बैंक ने अगर कहा है कि आप वहां पे आके केस करो हम पे मुंबई में, तो आपको मुंबई में जाके ही केस करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है, बट मुझे याद आया तो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, वो भी मैं थोड़ी थोड़ी भूल चुकी हूँ। तो प्लीज कमेंट कर देना कि वो एचडीएफसी बैंक था या आईसीआईसी बैंक था। केस वापस बता देती हूँ, दीपक वर्सेस एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, 2025। चलो हम वीडियो के एंड की तरफ आ गए हैं। सेक्शन 29, एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। कोई भी एग्रीमेंट है वो कब और कब वॉइड हो सकता है, जब वो अनसर्टेन हो। अनसर्टेन कैसे हो सकता है, मैंने बोला, मैंने एक एग्रीमेंट किया कि मेरे को ना 10 किलो शुगर चाहिए, 20 किलो चने चाहिए, और 30 किलो गेहूं चाहिए, और इसके बदले मैं उनका जो जो पैसे होंगे ना, मैं उनको दे दूंगी, जो जो पैसे होंगे दे दूंगी। क्या होता है, मतलब ये अमाउंट लिखो ना कि इतनी शुगर के इतने हजार, उतनी शुगर के उतने हजार, उतनी चीनी, क्या बोलते हैं, गेहूं के उतने हजार, ये लिखो। ये क्या हुआ कि जो जो होंगे पैसे मैं वो दे दूंगी। या फिर मैंने लिखा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सामने वाले बंदे के पास में 50,000 है, और वो 50,000 मेरे को देगा, और उसके बदले मेरे पास जो सामान है मैं उसको दे दूंगी। क्या सामान है मेरे पास, मतलब होगा ना, अगर मेरी शॉप है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी, तो कौन सा दे दूंगी, क्या दे दूंगी, ये बहुत अनसर्टेन नहीं हो रहा है। या मैं बोलूँ कि कौन, क्या बोलूँ कि ये पेन ना मैं तुम लोगों को दे दूंगी, कॉन्ट्रैक्ट में लिख के दे रही हूँ कि ये पेन मैं तुमको दे दूंगी कुछ दिनों बाद। कुछ दिन मतलब कितने दिन, कोई बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है जिसके अंदर, तो वो सारे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनके टर्म्स ही इतने अनक्लियर है। सेक्शन 30, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर वॉइड। वे ऑफ वेजर, वेजर क्या होता है, वेजर का सिंपल मीनिंग बेट समझ लो, मैंने होप सो मैंने स्पेलिंग करेक्ट की। शर्त, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं शर्त लगाना। तो क्या शर्त, मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है चल आजा शर्त लगाते हैं। आज किसका मैच है, आज राजस्थान वर्सेस, राजस्थान रॉयल वर्सेस, किसका मैच है, किसी का तो है, आई थिंक कोलकाता, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच है, और मैं तुमसे शर्त लगा लूँ कि आज तो राजस्थान ही जीतेगी, और बाद में मैं जीत जाऊं, और उसके बदले मैं बोलूंगी जो जो जीतेगा ना वो पैसे देगा, जो जीतेगा वो पैसे देगा। तो क्या मैं उस वो कोर्ट में जाके इन्फोर्स करवा सकती हूँ कि उसने शर्त लगाई थी, देखो मेरे को दिए नहीं, राजस्थान जीत गई? नहीं, क्योंकि वो वॉइड है, अनइन्फोर्सेबल इन कोर्ट है। मैं कोर्ट में नहीं जाके बोल सकती हूँ कि है ना, मैंने बैट लगाई थी मैं जीत गई, और अब देखो ये मेरे को मेरे पैसे नहीं दे रहा। अब है इजेंशियल ऑफ वेजर्स। वेजर के इजेंशियल क्या होंगे, ये शायद सेक्शन के अंदर नहीं है, मैं एक्स्ट्रा ऐड करी हूँ समझाने के लिए। अनसर्टेन इवेंट्स, इवेंट्स बहुत अनसर्टेन होनी चाहिए, मुझे नहीं पता होना चाहिए। मेरे को कैसे पता होगा जीतेगी नहीं जीतेगी, मैंने उनसे बात की है, मैंने उनकी ट्रेनिंग देखी है, मुझे कुछ पता हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। मैं मैच तभी देखूंगी जब वो टीवी पे लाइव आएगा। म्यूचुअल चांस टू गेन और लॉस, म्यूचुअल चांस है, हो सकता है कोलकाता जीत जाए, हो सकता है राजस्थान जीत जाए। नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, मेरा कंट्रोल है क्या, मैं सूर्यवंशी की जगह बैटिंग कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं।
क्या मैं सुनील नारायण की जगह बॉलिंग कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ ना इवेंट को, मैं कैसे कर दूँ? हो सकता है बारिश आ जाए, मैच ही ड्रॉ हो जाए, फिर नो अदर। नहीं यार, मैच नहीं ड्रॉ होना चाहिए। नो अदर इंटरेस्ट, मेरा क्या कोई और इंटरेस्ट है क्या गेनिंग और लॉस के अलावा? एक्सेप्ट यार, एक्सेप्ट गेनिंग एंड लूजिंग, इनके अलावा क्या मेरा कोई इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। मैं हार जाऊंगी, अगर राजस्थान हारी तो मैं भी हार जाऊंगी, राजस्थान जीती तो मैं जीत जाऊंगी। या तो मैं गेन करूंगी, या तो मुझे पैसे मिल जाएंगे जीतने के, या लॉस करूंगी, मेरे पास जो पैसे होंगे मेरे को वो देने पड़ जाएंगे। उसके अलावा कोई मेरा इंटरेस्ट है क्या? मैं अगर वहां पे अगर राजस्थान जीती तो क्या मेरे को कुछ और मिल रहा है, यानी कि ट्रॉफी मुझे मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। क्या वो सियारा कार मेरे को मिल रही है? सियारा ही बोलते हैं ना, तो नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं, अनइन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होते हैं। ठीक है। अब क्या हर जगह वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है? नहीं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके अलग अलग वो है, लॉज है। कहीं पे लीगल है, कहीं पे लॉटरी लीगल है। लॉटरी भी एक तरह से वही है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पैसे दिए, मैंने लॉटरी ली, मेरी लग गई, नंबर आ गया तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। तो क्या मैं बाद में कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ कि मैंने पैसे दिए हो, एटलीस्ट मेरे पैसे तो रिटर्न कराओ? नहीं बोल सकती। तो अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग स्टेट्स में, चीज़ों को नहीं, इसको वेजर को लेके। तो अभी तक हमारा हो चुका है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरी 1 मिनट बात सुन लो। मैं नोट्स दूंगी, बिल्कुल दूंगी, मैंने नोट्स बना के भी रखे हैं। बट पहले ना मुझे एक वीडियो के अंदर कम से कम 50 कमेंट्स चाहिए। जब मुझे 50 कमेंट्स आ जाएंगे ना, मैं पक्का दे दूंगी नोट्स। मैं बता दूंगी अगले वीडियो में। और अब से मैं, देखो, आई हैव ऑल द नोट्स। मेरे को ना बड़ा मजा आती है नोट्स बना के। ब्लैकमेल कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल कर रही हूँ। तुम नहीं कमेंट करोगे तो मैं ब्लैकमेल ही करूंगी ना बाद में। तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, है ना। और अपनी अपनी आईपीएल टीमों को जिसको तुम सपोर्ट करते हो उनके नाम डालो नीचे कमेंट सेक्शन में। 50 कमेंट आ गए ना जिस दिन मुझे वीडियो के नीचे अगली वीडियो से ना नोट्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।